नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 3 के अंतर्गत संविधान और नागरिकता संबंधी विचारों को प्रकट किया। अरस्तु का मानना था कि राज्य नागरिकों का समूह है। इस प्रकार अरस्तु जो नागरिकों को राज्य के घटक के रूप में देखते थे। सबसे पहले उन्होंने एक निषेधात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि किन किन आधारों पर नागरिकता को प्रदान नहीं किया जा सकता। केवल निवास से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य के अंतर्गत निवास करते हैं। अभियोग चलाने के अधिकार से भी किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस प्रकार के अधिकार तो विदेशियों को भी संधि के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। और जिन व्यक्तियों की नागरिकता छीन ली जाती है या फिर राज्य द्वारा जिन्हें देश निकाला दे दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति भी नागरिक की श्रेणी में नहीं आते। किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने मात्र से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता, क्योंकि पुराने जो राज्य थे उनके अंतर्गत इन बातों को लागू किया जा सकता था। लेकिन अरस्तु के अनुसार जो आरंभिक नागरिकों पर इस तरह के विचारों को लागू नहीं किया जा सकता। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा दी वो निवास स्थान, कानून, अधिकार अथवा जन्म के आधार पर नहीं है। उनका नागरिकता का आधार कर्म है, अर्थात जो व्यक्ति न्यायिक कार्यों में भाग लेता है या सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, वही व्यक्ति नागरिक होने के योग्य माना जा सकता है। अरस्तु का जो विचार था वो वर्तमान संबंधी नागरिकता प्रदान करने के विचार से भिन्न था, क्योंकि वर्तमान में नागरिकों की भांति केवल मतदाता ही नागरिक नहीं हो सकता, वरन वह शासन के कार्यों में वास्तविक रूप से भाग लेने वाला व्यक्ति, क्रम से शासन और शासित बनने वाला व्यक्ति, कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति ही अरस्तु की दृष्टि से नागरिक होने के योग्य होता है। नागरिक के संबंध में जो अरस्तु की धारणा थी वो तत्कालीन यूनानी राज्यों की प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप थी, क्योंकि एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए इलेक्शिया नामक सभा थी और न्यायिक कार्यों को संपादन करने के लिए हेलिया नामक सभा थी, जिसके अंतर्गत 30 वर्ष के सभी नागरिक भाग ले सकते थे। नागरिकता के आवश्यक गुण क्या क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें तो अरस्तु के अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति अथवा व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों रूप में कार्य करने का अनुभव और क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि किसी व्यक्ति के पास अवकाश हो, और अवकाश प्राप्त व्यक्ति ही साध्य कार्यों को संपादित करने की क्षमता रखता है। अरस्तु साध्य कार्यों के अंतर्गत ज्ञान, चित्रकला, राजनीति इत्यादि कार्यों को सम्मिलित करते थे। अरस्तु का मानना था कि जिन व्यक्तियों के पास अवकाश होगा वो ही सार्वजनिक और न्यायिक कार्यों को संपादित कर सकते हैं, अतः ऐसे व्यक्ति ही नागरिक बन सकते हैं जिनके पास प्राप्त अवकाश हो। और अरस्तु का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय शक्ति या जीविका उपार्जन के कार्यों में लग जाता है तो उनके पास अपने कर्तव्यों को संपादित करने का समय नहीं होता, तो अतः ऐसे व्यक्तियों को नागरिक नहीं बनाया जा सकता। और अपनी इसी प्रकार की विचारधारा के आधार पर वो कहते हैं कि संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह वर्ग गुणों का विकास नहीं कर सकता तथा इसकी राज्य के कार्यों में रुचि भी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त संपत्ति विहीन वर्ग को राज्य के प्रबंधन का कोई अनुभव भी नहीं होता है। अरस्तु दासों को भी नागरिकता प्रदान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे पारिवारिक जीवन में दास मात्र होते हैं और शारीरिक परिश्रम के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक का विकसित नहीं हो पाता और उनके पास अवकाश भी नहीं होता। श्रमिकों को भी वो नागरिक बनाए जाने के इसलिए पक्ष में नहीं थे कि श्रमिकों के पास अवकाश नहीं होता।
संपत्ति प्राप्त करने के जो अप्राकृतिक स्रोत हैं जैसे सूदखोरी इत्यादि, ऐसे व्यक्तियों को भी वो नागरिक बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे जो कि अप्राकृतिक तरीकों से संपत्ति का अर्जन करते हैं। स्त्रियों तथा बच्चों को भी नागरिकता प्रदान करने के वो पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता हीनतर स्तर की होती है। सभी वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्वों को पूरा करने की स्थिति में वो नहीं होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा है वो अत्यधिक संकुचित धारणा है। अरस्तु जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को नागरिकता से वंचित कर देते हैं और दासों, श्रमिकों, व्यापारियों, वृद्धों, स्त्रियों और बच्चों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में है। प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार की नागरिकता को अपनाना संभव नहीं है क्योंकि अरस्तु नागरिकों को कानून निर्माण और जूरी के सदस्य के कार्य प्रदान करता है, परंतु वर्तमान समय में जो शासन प्रणालियां हैं राज्यों उनमें इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिनिध्यात्मक शासन में प्रत्येक व्यक्ति कानून का निर्माता नहीं हो सकता। धनिक तंत्र में भी इसे अपनाना संभव नहीं है क्योंकि अरस्तु के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जिनके पास संपत्ति हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल धनवान व्यक्ति ही कानून का निर्माण कर सकते हैं या जूरी के सदस्य बनने के योग्य हो सकते हैं। धनिक व्यक्ति कानूनों का यदि निर्माण करेंगे तो वो अपने वर्ग के लिए वर्ग के हित के दृष्टिकोण से कानूनों का निर्माण करेंगे जिसके दुष्परिणाम निर्धन व्यक्तियों को भोगने पड़ेंगे। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में भी इसे लागू नहीं किया जा सकता। अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी विचार दिए हैं उन्हें कम जनसंख्या वाली राज्यों पर ही लागू किया जा सकता है किंतु विशाल राज्यों पर इसे लागू करना संभव नहीं है। अरस्तु अनेक वर्गों तथा गुटों के उदय का मार्ग प्रशस्त करते हैं नागरिकता के सिद्धांत के माध्यम से क्योंकि अरस्तु की नागरिकता की धारणा को अपनाने से राज्य में अनेक वर्गों का और गुटों का निर्माण हो जाएगा। इससे शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं होगा। प्रवासी नागरिकों पर भी इसे लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा है उसकी मुख्य विशेषता तो यही है कि वो सार्वजनिक रूप से सक्रिय व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में थे जो न्यायिक कार्यों में भी भाग लेते हैं, किंतु वो बहुत बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित कर देते हैं और संपत्ति को नागरिकता प्रदान करने का आधार बनाते हैं जो कि समानता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।